All right, so today we are starting with the third unit in plant diversity, that is bryophytes. हमने बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी कर लिया है. अब हम तीसरा ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स का. तो जैसे पहले वीडियो लेक्चर्स में है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे दे विल बी मार्क्ड इन रेड, ताकि आप नोट कर सकें और फ्यूचर में रेफर कर सकें. ठीक है, सो वी स्टार्टिंग विद ब्रायोफाइट्स and their general characters. Okay, so this is a general kind of a lecture. इंट्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स की, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाता है. तो इसको बी केयरफुल, नोट इट डाउन, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ ब्रायोफाइट्स आर technically या botanically known as the simplest land plants. सबसे सिंपल प्लांट्स लैंड पे जो पाए जाते हैं, जमीन पे जो पाए जाते हैं. एल्गी जो हैं, कुछ एक को छोड़ के एक्सेप्शंस आर देयर, बट एल्गी आर मोस्टली एक्वाटिक, यानी पानी में पाए जाते हैं. ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं. तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि एवोल्यूशन में सबसे पहले प्लांट्स जो जमीन पे आके ग्रो करने शुरू किए थे, पानी से निकलने की कोशिश जिन्होंने की थी, वो ब्रायोफाइट्स थे. अब ब्रायोफाइट वर्ड जो है, वो इसका कॉमन नेम है ब्रायोफाइट्स के, इनको हम मॉसेस कहते हैं. तो उससे बना है. मॉस इज ग्रीक, ब्रायोन है, फाइटोन प्लांट को कहते हैं, तो ब्रायोफाइट. ओके, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 960 जेनरा इन ऑल ब्रायोफाइट्स. तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये दीवार पे लगे हुए ब्रायोफाइट्स की फोटोग्राफ्स हैं. बहुत क्लोजली ली हुई हैं, बहुत पास से मैग्नीफाई करके ली हुई हैं. शायद आप यहाँ पे पहचान नहीं पाए, लेकिन अगर आप कभी बारिशों के सीजन में कोई दीवार गीली हो या कोई पत्थर गीला सा हो, तो उस पे ग्रीन ग्रीन कलर के इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. पास से जाके देखेंगे तो ऐसे लगेंगे, दूर से जाके देखेंगे तो एक सिर्फ ग्रीन सा पैच नजर आएगा आपको. दीज आर ब्रायोफाइट्स. ओके, सो दीज आर सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. सबसे पहली बात तो जमीन पे ग्रो करते हैं, लेकिन इनका लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट हो पाएगा जब इनको पानी मिलेगा. अगर इन वाटर नहीं आएगा, वहाँ पे ज़मीन पे जहाँ ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता. तो गीली मिट्टी जहाँ हो या पानी के पास, वहाँ ग्रो करते हैं. जहाँ अ, छाया हो, शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, वहाँ ग्रो करते हैं आराम से. दे फेल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन एब्सेंस ऑफ वाटर. ओके, इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आते हैं, गैमेटोफिटिक, सैप्रोफिटिक. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो हैं, वो इकट्ठी होती हैं, एक ही प्लांट पे होती हैं. ठीक है, और इनमें से एक स्टेज नॉर्मली जो है वो दूसरी स्टेज पे पैरासिटिक होती है. ठीक है, और इनका प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सिंपल होता है, थैलॉइड होता है. ठीक है, कोई रूट लीफ स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर नहीं दिखते हैं. सिर्फ बहुत हायर प्लांट्स में, जो हायर ब्रायोफाइट्स हैं, उनमें जाके थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है. ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. ओके, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इस प्लांट में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो दो दो जनरेशन होती हैं. स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है, ये वो प्लांट की लाइफ की वो स्टेज है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है. सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो गैमेटोफिटिक जनरेशन वो है जिसमें गैमीट्स बनते हैं. ठीक है, अब स्पोरोफिटिक जनरेशन इसमें थोड़ी देर के लिए रहती है, और वो गैमेटोफिटिक जनरेशन पे, गैमेटोफिटिक प्लांट पे डिपेंडेंट होती है, न्यूट्रिशन वहीं से लेती है. स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री. उसका जो प्लांट होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो स्ट्रक्चर होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री एरियाज, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये तीन पॉइंट्स तो सिर्फ स्पोरोफाइट के बारे में थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में थे. अब गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात अगर करें हम, तो उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं. ये राइजोइड्स जो हैं, ये एब्जॉर्प्शन तो कम करते हैं, ज़्यादा काम इनका होता है मिट्टी से पकड़ बना के रखना. ठीक है, ओके, राइजोइड्स और यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. राइट, फिर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं. स्केल्स बेसिकली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं.
जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके प्लांट की बॉडी के, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या कह लीजिए आप एपिकल पोर्शन, टिप जहाँ से ग्रो करता है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये। अच्छा, अगर हम एनाटॉमी देखें, अगर हम बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है वो देखें, तो प्लांट्स जो हैं वो ये ब्रायोफाइट्स जो हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, सिंपल सेल्स के बने होते हैं। इनके सेल्स थिक नहीं होते, थिक वॉल्ड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। फिर इनमें कोई जाइलम फ्लोएम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, और इसकी बॉडी अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज, ठीक है। जनरली रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल होती है। तो जो वेजिटेटिव एसेक्सुअल टाइप्स हैं बहुत सिंपल सी टाइप्स होती हैं। डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, मतलब कि बहुत पुराना प्लांट हो जाता है तो इसके पेरेन्काइमेटल सेल्स जगह जगह से डेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो जो पीसेस इसके टुकड़े हो जाते हैं प्लांट के, वो टुकड़े जो हैं खासकर उन एरियाज में जहाँ पे एपिकल सेल्स प्रेजेंट हैं, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, वो नया प्लांट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें से कभी कभी ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस प्लांट से अलग हो जाती हैं और नया प्लांट फॉर्म करती हैं। ट्यूबर्स बनते हैं और जेमा बनते हैं। ये ट्यूबर्स और जेमा क्या होते हैं ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ये सिर्फ आपको इन टर्म से थोड़ा सा फेमिलराइज करवा रहे हैं यहाँ पे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज ऑफ oogamous टाइप, मींस मेल गैमीट विल बी मोटाइल, फीमेल गैमीट विल बी नॉन मोटाइल, ओके। सो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, oogamous टाइप है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, और इनके आसपास एक ग्रुप ऑफ सेल्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है जिसको जैकेट कहते हैं, दोनों में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। All right, so today we are starting with the third unit in plant diversity, that is bryophytes. हमने बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी कर दिया है, अब हम तीसरा ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स का। तो जैसे पहले वीडियो लेक्चर्स में है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे दे विल बी मार्क्ड इन रेड, ताकि आप नोट कर सकें और फ्यूचर में रेफर कर सकें, ठीक है। सो वी स्टार्टिंग विद ब्रायोफाइट्स and their general characters, okay। So this is a general kind of a lecture, introduction है ब्रायोफाइट्स की, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बी केयरफुल, नोट इट डाउन, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। So you are sometimes asked why water is important for the life of a bryophyte, और you are also asked कि ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं। एम्फीबियन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल होता है ऐसा, जो पानी में भी रहता है, जिसके पानी भी चाहिए, और जो लैंड पे भी रहता है। तो ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, पानी में एंथेरोजॉइड स्विम करेंगे, और नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स पे जब पानी गिरेगा तो वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, वो टूट जाएंगे, और उनमें से कुछ केमिकल्स निकलेंगे जो एंथेरोजॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ओके। एंथेरोजॉइड्स जो हैं वो पहुंचेंगे, और उनमें से एक जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ जो कि आर्किगोनियम में प्रेजेंट है, और जाइगोट बना देगा। जाइगोट में आधे क्रोमोसोम एंथेरोजॉइड के होंगे, आधे क्रोमोसोम आर्किगोनिया के होंगे, तो वो डिप्लॉयड हो गया, ठीक है। और इससे फिर एक छोटा सा प्लांट बनेगा, इस
जो कि स्पोरोफाइट कहलाएगा। इस स्पोरोफाइट प्लांट में मियोसिस होगा और इस मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे जो जाके दोबारा से फिर ब्रायोफाइट का प्लांट बनाएंगे। सो पानी की ज़रूरत हर जगह पड़ रही है। एंथेरोजोइड्स को स्विम करना है तो पानी चाहिए, वेंटर कनाल सेल्स को टूटना है तो पानी चाहिए, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स की स्टडी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बार बार यूज करेंगे, तो थोड़ा सा आपको उनसे फेमिलियराइज करवा देते हैं। वैसे आपको याद हो जाएंगे बार बार हम जब इनके बारे में बात करेंगे, फिर भी। इलेटर्स, इलेटर्स जो होते हैं जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं उसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट बनता है, जाइगोट बनने के बाद उस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, उस स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं। तो जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट में, उस पोर्शन को हम कैप्सूल कहते हैं। अब इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं और इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो जब पानी नहीं होता, जब ड्राई अप हो जाता है तो एक्सपैंड करते हैं और कैप्सूल को तोड़ देते हैं और स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, इसी तरह से स्केल्स, स्केल्स जो हैं थैलस यानी फ्लैट हाथ की तरह का फ्लैट स्ट्रक्चर जो ब्रायोफाइट का होता है उसके नीचे वाली साइड की वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये पानी को पकड़ के रखते हैं और प्लांट के अंदर पहुंचाते हैं। कभी कभी ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो ग्रोइंग टिप होता है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर जहाँ से वो ग्रो करता है, उनके आसपास स्केल्स होंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। राइजोइड्स जो हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइट कलर के सफ़ेद रंग के पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ज़मीन में सॉइल में घुस जाते हैं और पकड़ बना के रखते हैं ताकि पानी के साथ ये प्लांट बह के चला ना जाए। ओके, थोड़ा बहुत ये वाटर एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। राइजोइड्स कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टीसेलुलर। देन प्रोटोनीमा, जब स्पोर, नॉर्मली स्पोर्स जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस आने से पहले बनते हैं, गर्मियों से पहले बनते हैं। इस प्लांट को पानी चाहिए, गर्मियों में पानी नहीं होता, तो गर्मियों के आने से पहले स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स जो हैं फिर हवा में इधर उधर फैल जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जब रेनी सीजन आता है, जब बारिश होती है, तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके एक सेल्स की कोई 8-10 सेल्स की एक लंबी सी फिलामेंट बनाते हैं जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। इससे फिर पूरा प्लांट बनता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स related to bryophytes which we will be using again and again. Alright, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए हमने जितने भी पॉइंट्स हैं ब्रायोफाइट्स को जो एम्फीबियंस बनाते हैं उनको यहाँ लिस्ट आउट कर दिया है। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे होते हैं जो इनको पानी वाले प्लांट्स से मिलाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स के कैरेक्टर्स, और कुछ एक जीरोफिटिक यानी कि ज़मीन पे ग्रो करने वाले प्लांट्स के कैरेक्टर्स होते हैं इनमें। तो जो पानी में ग्रो करने वाले बाकी प्लांट्स भी आप देखेंगे उनमें भी ये कैरेक्टर्स हैं, ब्रायोफाइट्स में भी ये कैरेक्टर्स हैं। सो एक्वाटिक कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, रूट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, वाटर बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे हमें लगता है कि ये तो पानी में रहने वाला प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट। कुछ कैरेक्टर्स इसमें ऐसे हैं जिनसे हमें ये लगता है कि नहीं ये तो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स हैं। इनमें राइजोइड्स हैं जो पानी को पकड़, जो ज़मीन के साथ इनको पकड़ के रखते हैं, जो पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इनका एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर भी एक वैक्स की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे कि इवेपोरेशन रोकी जा सकती है। स्टोमेटा के जैसे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, जो हमें पानी में रहने वाले प्लांट्स में नहीं मिलता है। और थर्डली, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो जाइगोट बनता है वो मदर प्लांट से अलग नहीं होता, वो वहीं पे डेवलप होता है। ऑलराइट, so this is also a character which you find in land plants. So now bryophytes contain characters which are present, some of the characters which are present in land plants and some characters which are present in aquatic plants. Bryophyte is a combination of both these लैंड एंड वाटर कैरेक्टर्स, इसलिए इसको एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है,
All right, now sphagnum is a graphite, it is a moss, and आपके सिलेबस में सेपरेटली टॉपिक दिया हुआ है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है एक ब्रायोफाइट प्लांट है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको इकोलॉजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट बनाते हैं। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट इज नॉट फाउंड इन आवर कंट्री, इट इज मोस्टली फाउंड इन यूरोप, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, वहाँ पे जहाँ पानी खड़ा रहता है उसमें बर्फ़ भी बन जाता है, फिर वो ठंडा पानी बन जाता है, वहाँ पे ये स्फैग्नम पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्फैग्नम है ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा ग्रो करता है, पानी के पास ग्रो करता है, फिर पानी के अंदर भी थोड़ा बहुत चला जाता है, फिर जब मर जाता है तो पानी में गिर जाता है, और द प्लांट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ओके, so because of this the water becomes acidic। अब एसिडिक वाटर में बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो वो पानी है वो इतना एसिडिक हो जाता है, बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते हैं, तो वहाँ डिकम्पोजिशन नहीं होती है। मान लो उस पानी में कोई पेड़ गिर गया या कोई जानवर गिर गया तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वैसे का वैसा पड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो ऐसे पानी को या ऐसे एरिया को बॉग्स कहा जाता है, वहाँ पे यूरोप में बॉग्स कहते हैं। तो ये एक पहली इंपॉर्टेंस हो गई कि भाई वहाँ पे जो चीज़ स्फैग्नम जहाँ ग्रो कर रहा है उस पानी के अंदर जो चीज़ गिर गई वो बहुत देर तक प्रिजर्व्ड रहेगी। दूसरा, स्फैग्नम अपने वेट से कोई 4-5 गुना ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेता है। ठीक है, जब बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पिघलती है रादर, या बारिश होती है तो स्फैग्नम बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब पानी की कमी होती है तो उस पानी को यूज़ करता है। सो दैट आल्सो गिव्स इट सम इम्पोर्टेंस। एक्सक्यूज मी। नाउ स्फैग्नम जब मर जाता है प्लांट, तो क्योंकि वो एसिडिक पानी में गिरेगा तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, इसको निकाल के इसको सुखा लिया जाता है, और इसको पीट कहा जाता है। कोयले का एक टाइप होता है पीट, ये उसी की तरह हार्ड और ब्लैक कलर का होता है, और इसको हम यूज करते हैं जलाने के लिए भी, आग जलाने के लिए भी। लेकिन इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि जब पीट गिरता जाएगा, सड़ेगा नहीं, तो धीरे धीरे इतना गिर जाएगा कि वो पानी से ऊपर आ जाएगा, और वो फिर जो वहाँ पे लेक है या वाटर बॉडी है, दैट विल स्लोली गेट कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल लाइक स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक मे बी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बट इट विल स्लोली हैपन। तो जब वो एक डेड एंड डिकेइंग मास वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके ऊपर छोटा छोटा ग्रास ग्रो कर जाएगा, और वहाँ पे सॉइल बन जाएगा जहाँ पे पहले लेक का किनारा था। ठीक है, so these 3 points are the ecological importance of sphagnum। now this question you get sometimes, rarely आता है, लेकिन अगर किसी ने टफ पेपर सेट करना हो तो वो आपको ये पूछ सकता है, so that's why it is important। ओके, नाउ सेकंड एस्पेक्ट ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्नम का एक और टॉपिक आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पीछे हमने उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस स्टडी करी, यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, अपने वेट से कई गुना ज़्यादा ये पानी को रिटेन कर सकता है। तो इसलिए कई बार जब हमने प्लांट्स इधर से उधर भेजने हैं तो उन प्लांट्स की रूट्स को पानी मिलता रहना चाहिए। मान लो हमने इंग्लैंड से प्लांट मंगाना है तो वो मर जाएगा रास्ते में, तो इसलिए हम उसके आसपास, फिर उसकी रूट्स के आसपास स्फैग्नम लपेट देते हैं और उस स्फैग्नम में पानी डाल देते हैं, तो बहुत देर तक उस प्लांट को स्फैग्नम से पानी मिलता रहता है। ठीक है, ये सॉइल को एसिडिक बनाता है, तो कई जगह का सॉइल जो है वो एल्कलाइन होता है। समुद्र के किनारे वाला जो सॉइल है वो एल्कलाइन होता है, तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो आपको अगर उसका पीएच न्यूट्रल करना है तो वहाँ पे आप स्फैग्नम डाल दीजिए, ये एसिडिक होता है तो ये उसको बेटर करेगा। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्फैग्नम का जो डेड पार्ट्स हैं उनको हम पीट कहते हैं। पीट इज़ अ टाइप ऑफ कोयले का एक टाइप है, और ये कोयले की तरह जलता है, इसको सुखा लेते हैं लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पे इंग्लैंड में, यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है,
तो आग जलानी पड़ती है, जो कोल वोल को नहीं अफोर्ड कर पाते थे पुराने टाइम में, वो इसको जला के वार्म रहते थे. तो दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्फैग्नम. Okay, so these are some general points related to braphites. और लास्ट में हमने एक स्पेशल ब्राफाइट की बात करी जिसको स्फैग्नम कहते हैं. वो स्पेसिफिकली मेंशन था आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा बहुत स्टडी किया. ओके, नाउ वी विल इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट स्टडिंग कुछ खास ब्राफाइट स्पीशीज जो आपके सिलेबस में हैं, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.